जय हिंद। फिर से आप लोगों के बीच एक वीडियो और लेके आ गए हैं। ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि आप लोग के इस चैनल पे अब करंट अफेयर्स अपलोड होते रहेंगे, और कल कुछ हेल्थ इशू के वजह से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाए थे। आज फिर से आ गए आपके करंट अफेयर्स लेके। सबसे पहले बात उन चीज़ों पे करेंगे जिनका आपने थंबनेल में भी देखा होगा और जिनके बारे में आप जो देख के यहाँ पे आए हैं। कतर में जो है 8 हमारे जो सैनिकों को फांसी कतर की सरकार ने सुना दिया था, वो जो कतर के न्यायालय है उनको उनमें थोड़ा सा राहत मिला है। अब राहत क्या मिला है, तो कुछ लोगों बाहर अफवाह ये भी उड़ा रहे हैं कि उनकी फांसी की सजा माफ हो गई। तो जी बिल्कुल नहीं, उनकी फांसी की सजा माफ नहीं हुई है। तो फिर क्या हुई है, तो फांसी की सजा माफ तो नहीं हुई है, लेकिन इतना समझिए ना कि फांसी टल गया और फांसी की जगह मान के चले ना कि उनके सजा में बदलाव किया गया, उनके सजा को कम किया गया। फांसी नहीं होगा, हो सकता है तो 10 साल का सजा हो, 15 साल का सजा हो। और हाँ, एक चीज और ये भी है कि जितने 8 सैनिक हैं, 8 सैनिकों को अलग अलग सजा मिलेगी। एक जैसा सजा किसी भी सैनिक को नहीं मिलेगा, 8 सैनिकों को अलग अलग सजा मिलेगी। ये थी कतर वाली अप टू डेट। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी जो थे COP28 क्या था, तो COP28 पे भी हम वीडियो बना देंगे इसी चैनल पे। COP28 पर्यावरण में जो वैश्विक तापन हो रहा है, मतलब विश्व में जो वैश्विक तापन करने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जो भी अपना गर्मी बढ़ रहा है, पर्यावरण का क्षति हो रहा है, अमेजोन का जंगल भी बहुत सारा कम बचा हुआ है, अमेजोन नदी में पानी भी घट रहा है। इन सब चीज़ों को विचार के लिए कोयले के महत्व को घटा के सोलर पावर, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो विचार करना था, इसके जगह COP की मीटिंग होने वाली थी। और COP की मीटिंग हुई भी कहाँ हुई है, तो UAE में हुई है। UAE कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात, उसके राजधानी अबू धाबी में मीटिंग हुई है। वहाँ पीएम मोदी भी गए थे और वहाँ कतर के जो प्रिंस थे वो भी आए थे। तो उन दोनों के बीच विचार हुई थी, उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत का फलस्वरूप ये निकला था कि कतर में जो फंसे हुए हमारे 8 सैनिक थे, उन जिनकी फांसी होने वाली थी, उनकी फांसी की सजा को खत्म कर दी गई है और उनकी सजा को कम किया जाएगा। अब ये भी प्रावधान है कि उनकी सजा कम होने के बाद भी सैनिक चाहते हैं कि और सजा कम हो, तो इसके लिए वो आगे अपील कर सकते हैं। हालांकि वो करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है, और देखते हैं क्या होता है। इस पे जुड़ी जितनी भी सारी बातें होंगी करंट अफेयर्स में हम आपको बताते रहेंगे। कहाँ पकड़ाए हैं, तो कतर में पकड़ाए, और पकड़ाए क्यों। मुद्दे की बात यह है कि वो 8 सैनिकों को पकड़ा क्यों गया, तो वो 8 सैनिकों को इसलिए पकड़ा गया था कि कतर सरकार ने उन 8 सैनिकों पे आरोप लगाया है कि उन लोगों ने इजराइल के लिए जासूसी किया है। हाँ, वही इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है, तो कतर सरकार को लगता है कि जो हमास के सपोर्टर है, हमास के तो कतर भी एक मुस्लिम कंट्री है, हमास भी मुस्लिम कंट्री है, और इजराइल यहूदियों की कंट्री है। तो सारे मुस्लिम कंट्री मिलकर इजराइल के विरुद्ध है। तो कतर सरकार को लगा कि वो 8 जो लोग हैं वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। मतलब नहीं समझे, जो कतर का जितना रिपोर्ट है ना, वो सारा निकाल के किसको दे रहे हैं, इजराइल को दे रहे हैं। इसके वजह से कतर सरकार ने जासूसी का आरोप लगा के 8 को फांसी दे दी थी। लेकिन पीएम मोदी कहिए या फिर अपना विदेश नीति कहिए भारत का, या फिर जो भी कहिए, इसकी वजह से उनकी फांसी की सजा को रोक दिया गया है और फांसी के जगह पे उनकी सजा को कम करके दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी सजा को माफ कर दी गई, उनकी सजा को कम करके दी जाएगी। भारत लगातार इसमें बना हुआ है और अपनी कूटनीति की मदद से लगातार एस जयशंकर इसके में आगे हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब आगे की जानकारी जो भी होगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। कतर वाला न्यूज खत्म। दूसरा ये है कि हम लोग के जो देश है, देश में 14 एयरपोर्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, एयरपोर्ट क्या होता है सर, तो वही जो समझ रहे हैं, जहाँ से फ्लाइट उड़ता है और दूसरे देशों के लिए जाता है। 14 एयरपोर्ट बनने वाले हैं पिछले अगले 3 महीने में। कितना दिन में, 3 महीने में बनने के शिलान्यास हो जाएंगे। शिलान्यास कहने का मतलब नहीं समझ रहे हैं, आधार पड़ जाएगा। बनने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं है। हमारे देश में कितना एयरपोर्ट बनने वाले, 14। अब यहाँ से कहिएगा सर 14 एयरपोर्ट बनने से हमको क्या मतलब है, तो हम लोग को यहाँ से एक फैक्ट चीज मिला ना कि हम लोग के नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, नागरिक उड्डयन मंत्री वो कौन है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री क्यों कौन है, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर एयरपोर्ट का बात चला है तो पूछ भी तो सकता है कि एयरपोर्ट के लिए बिल कौन पारित करवाया है, या एयरपोर्ट के लिए क्या मोदी जी दिए हैं। नहीं, मोदी जी सूचना नहीं दिए हैं, तो फिर सूचना दिया कौन है, तो सूचना दिए है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो ये कौन है, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया घराने से बिलोंग करते हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है हम लोग के? नागरिक उड्डयन मंत्री। समझ में आ रही है? तो एक चीज यहाँ से ये निकलता है, आप लोग के लिए तरह तरह का। अब देखिए जो बच्चे ये देख के आओ कि हिंदू का एनालिसिस होगा तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अंत में हम इंग्लिश न्यूज का भी एनालिसिस करेंगे। और आपके लिए अच्छी बात ये है कि देखिए अगर एग्जाम में बैठते हैं कोई भी एग्जाम में, तो वहाँ बच्चों को ये पता ही नहीं चलता करंट अफेयर्स पूछ कहाँ से रहा है। तो इसके लिए करंट अफेयर्स पूछता कहाँ से? करंट अफेयर्स हिंदू से उठा लेता है। जैसे जो हिंदू का एनालिसिस करके यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछती है, वही यूपीएससी के कुछ करंट अफेयर्स जो छोटे मोटे करंट अफेयर्स होते हैं उनको उठा के छोटे मोटे एग्जाम पूछ डालते हैं। अब बताइए यहाँ से कहाँ से है? तो मेन तो करंट अफेयर्स हिंदू से पूछ रहा है, तो हम इसके लिए भी लाए हैं। हिंदू के इंग्लिश जो न्यूज है, इंग्लिश न्यूज है, उसका हम हिंदी में एनालिसिस करके आपको बताएंगे। इसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एक चीज और है कि गवर्नमेंट ऑर्डर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल कोविड केसेस। अब गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दिया है? देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर कोविड केस। देखिए आप लोग जैसे ही जानते होंगे कि अभी कोविड-19 मतलब कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है। और कोविड-19 में JN वायरस फिर से आ गया है। कौन वायरस? JN। कोविड-19 का JN1, ये कोविड-19 का 1 जो वायरस है, जो जिसको ओमिक्रॉन भी बोला जा रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? ओमिक्रॉन। अगला जनरेशन 1 का वायरस जो आ गया है, वो उसको बोला जा रहा है कोविड-19 का जनरेशन 1 के वायरस को ओमिक्रॉन भी बोला जा रहा है। तो वो भी बहुत सारे दक्षिणी भारत में फैल रहा है, दिल्ली में भी उसका कुछ निकला है। तो हमारे जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, वो ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बोले। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? तो जैसे आप लोग को क्या लगा, जैसे कोरोना का जो आप लोग इंजेक्शन लिए थे, तो कोरोना के इंजेक्शन में क्या रहा होगा? कोरोना के इंजेक्शन में कोरोना ही था। तो कितना लोग सोच में पड़े कोरोना के इंजेक्शन में कोरोना मतलब हमने बॉडी में कोरोना दिया। जी बिल्कुल, आपके बॉडी में कोरोना ही डाला गया था। लेकिन एक चीज और समझिए, कोरोना ही डाला गया था वो तो ठीक है, लेकिन क्या कोरोना उतना मात्रा पे था जितना मात्रा पे कोरोना? नहीं। कोरोना के वायरस को लिया गया, उसको कमजोर किया गया। क्या किया गया? कमजोर किया गया, जो आपके बॉडी में जाके उतना उत्पाद नहीं मचाएगा, मतलब उतना आपको खराबी नहीं करेगा। उस वायरस को क्या किया गया? कमजोर करके फिर आपके बॉडी में डाला गया। जब आपके बॉडी ने उस वायरस को पहचाना कि अच्छा ये तो कोरोना है तो हम कैसे रिएक्ट करें? तो थोड़ा सा बुखार लगा, लेकिन फिर भी आपके एंटीबॉडी ने उस कोरोना को मार गिरा। अब नेक्स्ट टाइम से वैसा वाला कोई वायरस आएगा तो आपका बॉडी समझ जाएगा कि वायरस हमारे हित में नहीं आया है, हमको नुकसान पहुंचाने आया है, तो खुद ब खुद वायरस से लड़ेगा। भाई साहब नहीं लड़ेगा, फिर भी कुछ तो मुकाबला करेगा ना। इसी की वजह से अगर ओमिक्रॉन का हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके सेम इस टाइप का कुछ कमजोर वायरस बना के आप लोग को अगर इंजेक्शन दिलवा दिया जाए, तो क्या लगता है आप लोग को? ठीक नहीं हो जाएगा? देखिए तो फिर आपको क्या बता रहे थे? गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग कोविड केस। अब कोविड केस क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? कोविड केस क्या कोरोना फिर से आ गया? जी नहीं, कोरोना का एक वायरस है ओमिक्रॉन, जिसको आप लोग भी जानते होंगे, दक्षिण भारत में मिला है, दिल्ली में मिला है, कुछ अपना दक्षिण भारत के साथ तमिल तेलंगाना केरल वगैरह में मिला है। तो ये वायरस क्या फिर से आ गया? तो इस पर क्या किया जाएगा? क्या? तो इस पे जीनोम सीक्वेंसिंग करने बोला है। किसका? तो ओमिक्रॉन का। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जैसे देखिए आप लोग इंजेक्शन लिए होंगे कोरोना का, सभी लोग लिए होंगे। तो जब कोरोना का आप लोग इंजेक्शन लिए होंगे तो क्या आप लोग सोचे हैं कोरोना के इंजेक्शन में क्या था? क्या आप लोग को दवाई दिया गया था? जी बिल्कुल नहीं। कोरोना के इंजेक्शन में आपको कोविड-19 वायरस को कमजोर करके आपके बॉडी में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा तो फिर आपके बॉडी में ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ा पाएगा, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ इतना तो होगा कि अगर आपके बॉडी में डाला जाए तो फिर आपका बॉडी पहचान लेगा कि अच्छा ये तो कोरोना है, ये तो हम लोग को नुकसान पहुंचाने वाला है, उससे लड़ेगा, थोड़ा बहुत बुखार लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। अब मान के चले अब नेक्स्ट टाइम में कोरोना का फुल पावर भी आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसकी वजह से कोविड-19 का वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। सेम प्रकार से अभी किसका किया जा रहा है? ओमिक्रॉन का। किसका किया जा रहा है? ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन का क्या किया जा रहा है? जनरेशन 1 का वायरस है। जैसे देखिए जब पहला वायरस आता है कोविड-19 तो उसको बोलते हैं कोविड-19। अब जनरेशन 1 कहने का मतलब कोविड-19 के बाद वाला जो जनरेशन है वो पहला जनरेशन होगा। तो पहला जनरेशन के वायरस को सरकार क्या करवा रही है? जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रही है। कोई दिक्कत है? ये आपको न्यूज दैनिक जागरण में नहीं मिलेगा, ये हिंदू पेपर का न्यूज है जो आपको हम हिंदी में समझाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद यूनियन मिनिस्टर जो हमारे मंत्री अभी कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? तो अभी जल शक्ति मंत्री हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत।
जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? अभी हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यूनियन मिनिस्टर जो गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे SYL क्या है। SYL कैनल जो है ये क्या है? तो ये देखिए, एस से सतलज, वाई से यमुना, इसी का लैंड विवाद जो है क्या है? कैनल है। मतलब सतलज यमुना के पानी पे विवाद चल रहा है। किसका किसका भी? हरियाणा और कर्नाटक का। किसका किसका चल रहा है? सॉरी, हरियाणा और पंजाब का। मिस्टेक हो गया, कर्नाटक वाला दूसरा विवाद है, हरियाणा का और पंजाब का। हरियाणा का और पंजाब क्या है? सतलज यमुना पानी को लेकर। समझिएगा, पंजाब जो है, पंजाब के पास बहुत सारा पानी है, ठीक है, लेकिन हरियाणा के पास पानी की मात्रा बहुत कम है। तो पंजाब को जो है ना कुछ % पानी किसको देना है? हरियाणा को भी देना है, जिसके लिए एक कैनल में बना है। जिसके लिए क्या बना है? कैनल बना है। जो हरियाणा पंजाब जो है वो अपना पानी किसको देगा? हरियाणा को देगा, वो कैनल के होके, ठीक है, जिसको SPOSYL कैनल कहा जाता है। तो अपना गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, जो कि पंजाब दे नहीं रहा है, तो इसी को विवाद को सुलझाने के लिए कौन गए थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि विवाद सुलझा नहीं पाए हैं। विवाद सुलझाने का प्रयास किए थे लेकिन विवाद नहीं सुलझा पाए। अब यहाँ से हम लोग को दो चीज पकड़ना है। दो चीज क्या है? पहला नंबर चीज की SYL क्या है? सतलज यमुना जो है ये क्या है? सतलज यमुना विवाद क्या है? किसके किसके बीच है? तो सतलज यमुना विवाद चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच, ठीक है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात हम लोग को यहाँ पकड़ना है, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो जल शक्ति मंत्री है। कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और दूसरा, सतलज यमुना विवाद किसके किसके बीच है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और अब अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला न्यूज क्या था कि ओमिक्रॉन का जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए सरकार ने कहा है। दूसरा न्यूज क्या था? दूसरा न्यूज था SYL विवाद, कैनल का जो विवाद है उसको मतलब सुलझाने गए थे। कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, सुलझा नहीं पाए। SYL विवाद किसके किसके बीच है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? हौती अटैक्स टू थ्रेट टू ग्लोबल शिपिंग। अब हौती क्या है? हौती क्या है समझ में आना चाहिए। यमन देश जानते हैं? यमन और ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत जो है सऊदी अरब के नीचे यमन, उसके नीचे ओमान, उसके ऊपर UAE। तो यमन देश जो है ना, यमन और ओमान देश में सबसे ज्यादा रहता है। सॉरी, यमन देश में। यमन देश का जो है ना एक संगठन है, यमन देश का जो संगठन है वो, उसमें आतंकवादी हौती आतंकवादी होता है। कहाँ पे? यमन देश में। कौन से देश में? यमन देश में एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम क्या है? हौती। यमन देश के आतंकवादी संगठन का नाम हौती। अब वहां से समझिएगा, यमन देश जो है वो उसके आतंकवादी संगठन का नाम हौती है। और यमन देश जो है ना, जैसे देखिए ये जो है ना, ये पे यहाँ पे से जाता है कैनल, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाता है सऊदी अरब, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पे स्वेज नहर, ठीक है, यहाँ पे अदन की खाड़ी, और इसके बीच में है लाल सागर, और ये पड़ जाता है आपका यमन। ये पड़ जाता है यमन। जो लोग नक्शा का क्लास हमसे किए होंगे उनको विशेष रूप से समझ में आ रहा होगा। इधर पड़ जाता है आपका अफ्रीका और इधर पड़ जाता है आपका एशिया, और दोनों के बीच में यहाँ पे लाल सागर, और यहाँ पे क्या पड़ जाता है? स्वेज नहर। अभी लाल सागर के बीच में यमन, जो यमन देश है, यमन देश का एक आतंकवादी संगठन क्या है? हौती। और जितना भी शिप लाल सागर से गुजरता है ना, सब पे आक्रमण कर देता है इस संगठन वाला। समझ में आ रहा है? तो इसी के बारे में हिंदू में न्यूज है कि हौती अटैक्स अ थ्रेट टू ग्लोबल शिपिंग। अब हम लोग को यहाँ दो चीज, ग्लोबल शिपिंग करने का मतलब क्या? जो भी शिप आ रहा है, जो भी शिप व्यापार करने आ रहा है, सारे शिप पे अटैक कौन कर दे रहा है? तो हौती कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो यमन का। और कहाँ पे अटैक कर रहा है? तो लाल सागर में। अब जिन लोगों को लाल सागर नहीं पता वो नक्शा का क्लास देखेंगे, नक्शा का क्लास भी मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। समझिए, नीचे है अदन की खाड़ी, अब यहाँ पे है, यहाँ पे बाबल मंडप जल संधि है, और यहाँ पे लाल सागर है, और लाल सागर के ऊपर क्या है? स्वेज नहर है। आप समझिए, अब स्वेज नहर से हट जाए, अब देखिए अफ्रीका से यहाँ पे पड़ जाता है अफ्रीका। अब या तो अफ्रीका घूम के आइए आप, या फिर लाल सागर से आइए आप, तब एशिया पहुंचिएगा। तो आप समझिए, आपको क्या लगता है कि अफ्रीका घूम के आना बेहतर है कि लाल सागर से शॉर्टकट निकल जाना बेहतर है? तो आप सोचिएगा ना जी कि लाल सागर से ही निकल जाते हैं तो हमको फायदा मिलेगा। तो अब अगर आपको लाल सागर से निकलना है तो क्या कीजिएगा? आप स्वेज नहर को पार कीजिएगा, फिर लाल सागर आइएगा, फिर बाबल मंडप जल संधि पार करके इधर एशिया चले जाइएगा। अब यहीं पे देश है यमन, और यमन का आतंकवादी संगठन हौती यहीं पे लाल सागर में कूद जाता है। कूद जाने का मतलब है कि वहीं पे पकड़ लेता है जहाजों को, और वहां पे जहाजों को लूट लेता है। अब बताइए कि यहाँ पे सरकार क्या करे? इंडिया के भी जहाज पे आक्रमण किया है, जिसपे राजनाथ सिंह दिए हैं स्टेटमेंट कि हम उन आतंकवादी संगठनों से
कड़ा लोहा लेंगे। कड़ा लोहा लेने का मतलब ये है कि उनसे हम भिड़ेंगे, उनसे हम लड़ेंगे। अब ईरान का जो एक संगठन था वो अमेरिका के रथी पे हमला किया था, अमेरिका के जहाजों पे, जिसके वजह से अमेरिका ने उसके संगठन था उसको तबाह कर दिया। उसके बाद रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन जब आ रहा था काला सागर से होके, सॉरी रूस जब काला सागर से अपना सामान मंगवा रहा था तो यूक्रेन भी आक्रमण किया था, जिसकी वजह से आपको कल के न्यूज में मिला होगा। कल आपको हम बताए थे यूक्रेन के स्टेशन पे रसिया के पूरे सैनिकों ने गोली वोली चला दिया था, जिसकी वजह से यूक्रेन कीव जा रहे थे यूक्रेन के राजधानी लोग। तो वो न्यूज तो खैर कल थी। आज समझ में आया कि हौती कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो यमन का। कहाँ आक्रमण कर रहा है, तो लाल सागर में। समझ में आ गया। अगला न्यूज ये था, आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के। देखिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज क्या है, तो अपना CISF जो है अर्धसैनिक बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो डायरेक्टर जनरल है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CISF के नए डायरेक्टर जनरल एक महिला को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया, एक महिला को नियुक्त किया गया। वो महिला कौन है, तो वो महिला है नीना सिंह। उस महिला का नाम क्या है, नीना सिंह। महिला का नाम क्या है, नीना सिंह। समझिएगा, ये CISF के नए डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है, नीना सिंह को। ये भी आपके हिंदू का ही है। CISF का जो नए जो डायरेक्टर जनरल है ये किनको नियुक्त किया गया है, नीना सिंह को। हो सकता है तो आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अर्धसैनिक बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है, या फिर पहली महिला कौन बनी। पहली महिला है, फर्स्ट टाइम किसी महिला को नियुक्त किया गया है। और पहली महिला कौन है, तो पहली महिला है नीना सिंह। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि CISF के डायरेक्टर जनरल है वो पहली महिला कौन बनी है, तो नीना सिंह बनी है। इसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ लेते हैं एक न्यूज जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। किसके बीच में, इजराइल एंड हमास के बीच में। ये न्यूज क्या है, इजराइल और हमास में क्या है। इजराइल और हमास में आप जानते हैं कि बहुत दिन से युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा था, तो वही हमास का जो आतंकवादी संगठन, इसको बहुत सारा देश आतंकवादी संगठन का दर्जा देता है। बहुत सारा देश इसको कहता है कि ये अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब जो भी है आप पे छोड़ते हैं। हम बस इतना समझा रहे हैं कि इजराइल हमास में जो युद्ध चल रहा है उस पर इजराइल फिर से गाजा में बमबार्डिंग किया है। और गाजा में बमबार्डिंग करने के साथ साथ बहुत सारे लोग फिर से मरे हैं। अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो इजराइल के करीब करीब 160 सैनिक मरा है। कितना सैनिक मरा है, 160 सैनिक। लेकिन यहाँ पे कम से कम 20 से 25 हजार आदमी मर चुका है। और फिर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल कह रहा है कि जब तक हम हमास का खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। और जहां तक अनुमान है कि इजराइल सही में उतना से पहले नहीं रुकने वाला है। एक चीज और आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध जो शुरू हुआ था वो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। कितना अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। ये हमेशा याद रखिएगा, इजराइल और हमास का युद्ध कब शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर को। ये भी आपका हिंदू का था, ये भी आपका हिंदू का था। और एक और हिंदू का न्यूज ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना दैनिक जागरण की तरफ। फिर अब उसके बाद हम देख लेंगे जो करंट में न्यूज आ रहा है, जो दिवस वगैरह मनाया जा रहा है वो भी देखेंगे। लेकिन ये दोनों हिंदू का था। एक और हिंदू का न्यूज लेते हैं। चाइना जो है, चाइना वो अपने नागरिकों को बोला है, चाइना किसको बोला है, नागरिकों को, सिटीजन्स को बोला है कि म्यांमार बॉर्डर के पास से हट जाने का। कौन बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर के पास से हट जाने। कौन से बॉर्डर के पास से हट जाना है, म्यांमार बॉर्डर के पास। कौन बोला है, चाइना बोला। किसको बोला है, अपने नागरिकों को बोला है। और हम लोग को थोड़ा ही बोलेगा, हम लोग थोड़ी म्यांमार बॉर्डर के पास बसे हुए हैं। चाइना बोला है अपने नागरिकों को, चाइना सेड ऑन हिज सिटीजन्स टू लीव द म्यांमार बॉर्डर। चाइना अपने नागरिकों को क्या बोला है कि म्यांमार बॉर्डर से हट जाए। समझ में आ रहा है, किसने कहा है, चाइना ने कहा। किसको कहा है, अपने नागरिकों को कहा। कहां से हटने के लिए, म्यांमार बॉर्डर से हटने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक और आप लोग को अच्छा न्यूज देना चाहेंगे कि सूडान, देखिए अभी जो है अपना करंट अफेयर चल रहा है, इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। एक युद्ध रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा है। अब इन दोनों युद्ध के बीच में जो तीसरा चल रहा है, आप देखिए सबका नजर होगा कि या तो रूस यूक्रेन देख ले, या फिर इजराइल फिलिस्तीन, या इजराइल हमास देख ले। लेकिन पता है क्वेश्चन कहां से पूछेगा, किस देश में अभी गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध कहने का मतलब उस देश के अर्धसैनिक बल और उस देश के सेना के बीच में कहां युद्ध चल रहा है। अर्धसैनिक बल कहने का मतलब जिसको आधा सेना का मान्यता प्राप्त है, जिसको पूरे सेना का मान्यता प्राप्त है, उन दोनों के बीच में युद्ध कहां चल रहा है। तो ऐसा देश है सूडान। कौन सा देश है, सूडान है। कुछ दिन पहले कहां चल रहा था, तो कुछ दिन पहले चल रहा था नाइजीरिया में। कहां चल रहा था, नाइजीरिया में।
कहाँ चल रहा था कुछ दिन पहले? नाइजीरिया में। अभी कहाँ चल रहा है? सूडान में। तो ये समझना है, समझ रहे हैं ना। एक तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरा इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तीसरा जो भयानक वाला युद्ध चल रहा है किसके बीच में? सूडान के बीच में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूडान के बीच में। कहेगा सर ये कौन चीज है कि ये एक देश के बीच में युद्ध चला है? जी नहीं, यहाँ का जो अर्धसैनिक बल है और यहाँ का जो सैनिक है, इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध चल रहा है। झकास वाला युद्ध चल रहा है। झकास वाला युद्ध समझ, खूब एकदम पूरे मारपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। किसके किसके बीच? सूडान और नाइजीरिया के बीच में। एक ये है सूडान नाइजीरिया के बीच में चल रहा है। एक चाइना सेज टू हिज ओन सिटीजन्स टू लीव द म्यांमार बॉर्डर। चाइना ने अपने सैनिकों से कहा म्यांमार बॉर्डर छोड़ने के लिए। उसके बाद एक ये चल रहा है कि फर्स्ट वुमेन टू CISF, मतलब पहला जो लेडीज है वो CISF की जो डायरेक्टर जनरल बनी है, वो पहली लेडीज कौन है? नीना सिंह। एक चीज और देख ले, इजराइल हमास तो देखिए रही तो चलिए रही तो लंबा चलेगा। अभी लगता है कि इजराइल रुकने वाला भी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखना है बुआ, देखिए रसिया और अमेरिका, आपको क्या लगता है कि इन दोनों का आपस में कभी बनने वाला है? हमको भी नहीं लगता कि बनने वाला है। लेकिन एक चीज पता है, ये दोनों का जो स्पेस एजेंसी है वो बड़ा अच्छा है। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों के बीच में आपस में नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बनने वाला है, कभी नहीं, मतलब समझिए कभी नहीं बनने वाला है। लेकिन यहाँ तक समझ में आ रहा, देखिए रसिया और नासा एग्रीमेंट किया है, ज्वाइंट एग्रीमेंट। जितना परीक्षण होगा, जितना रॉकेट छोड़ा जाएगा वो दोनों ज्वाइंट में छोड़ा जाएगा। कब तक छोड़ा जाएगा? 2025 तक। कब तक छोड़ा जाएगा? 2025 तक। ये भी कहाँ का न्यूज है? ये भी हिंदू का ही न्यूज है। ये कहाँ का न्यूज है? हिंदू का ही न्यूज है। कोई दिक्कत है? रसिया एंड नासा एग्री टू कंटिन्यू, रसिया और नासा एग्री टू कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या किया है? तो हिज रॉकेट, जो भी जितना भी छोड़ेगा रॉकेट वो दोनों कंटिन्यू करके छोड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अब आपको इंग्लिश में बता देंगे तो फिर आधा बच्चा निकल जाएगा कि सर इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसकी वजह से रसिया और नासा एग्री किया है, मतलब एग्री करने को सहमति प्रदान किया है साथ में रॉकेट वगैरह छोड़ने के। देखिए इतना युद्ध हो रहा है किसके बीच? रसिया और अमेरिका के बीच। फिर भी एग्री क्या कर रहा है कि 2025 तक जो भी हम लोग का जो मिशन होगा वो हम लोग क्या करेंगे? साथ में करेंगे। समझ में आ रहा है। देखो रसिया एंड अमेरिका एग्री टू कंटिन्यू हिज फ्लाइट टू 2025। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज क्या 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 पढ़े हम। तो सबसे पहले आज देखिए कतर के 8 सैनिकों का जो हम लोग भारतीय सैनिक जो 8 कतर में फंसे हुए थे, उनका सजा फांसी का माफ कर दिया गया, सजा को घटा दिया गया। सजा को क्या किया गया? घटा गया है। दूसरा न्यूज हम लोग क्या देखे? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तीसरा हम लोग देखे हैं कि गवर्नमेंट जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रहा है ओमिक्रॉन का। चौथा हम लोग देखें, एक चीज और समझिएगा, दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये छूट गया। दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो सौरभ भारद्वाज है। कहाँ के? दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? सौरभ भारद्वाज। कौन है? सौरभ भारद्वाज। एक चीज और ये समझ लें, आज देखें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिल्ली के जो है क्या बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर वो है कौन? तो सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज। उसके बाद देखिए हम लोग क्या CISF के डायरेक्टर जनरल पहली महिला नियुक्त हुई है कौन? तो नीना सिंह। उसका इजराइल हमास का युद्ध देखिए, चाइना ने अपने सिटीजन्स को कहा कि म्यांमार बॉर्डर छोड़ देने के लिए। उसके बाद कुछ रसिया और अमेरिका का नासा वाला प्रोजेक्ट देखे 2025 तक साथ में चलेगा। उससे पहले देखे थे हौती जो यमन का आतंकवादी संगठन है, वो लाल सागर में सारे जहाजों पे आक्रमण कर रहा है। उससे पहले देखे थे यूनियन मिनिस्टर SYL के लिए बात किए थे। SY क्या था? सतलज यमुना विवाद था, जो कैनल जो था जो पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है, जो पंजाब पानी नहीं दे रहा है, इस पे विवाद जो था। उसके जो मिनिस्टर थे, उसके मिनिस्टर कौन थे? गजेंद्र शेखावत। उस पे भी देखे हम लोग। अब आगे जापान ने सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपित किया है यान को, जो चंद्रमा पे गया है, चंद्रमा पे लैंडर लेके गया है। क्या लेके गया है? लैंडर का नाम क्या है? तो स्लिम। लैंडर का नाम क्या रखा है? स्लिम। आप समझिएगा, जैसे हम लोग का है इसरो, रॉकेट प्रक्षेपण यान इसरो, इसे जापान का जाक्सा। क्या है? जाक्सा। इसी ने प्रक्षेपित किया है, मतलब इसी ने क्या बोलते हैं उसको कि छोड़ा है रॉकेट को, और अभी रॉकेट प्रक्षेपित हुआ है, उसमें लैंडर लेके गया है स्लिम। और रॉकेट का नाम क्या है? HIIA। किस देश ने छोड़ा है? जापान ने छोड़ा है। किसने छोड़ा है? जापान ने चंद्रमा पे एक लैंडर मतलब प्रक्षेपित किया, मतलब लैंडर उतारा है, और लैंडर का नाम क्या है? स्लिम। और जापान का जो स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, और रॉकेट का नाम क्या है? HIIA।
ए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब समझते हैं इसरो जो है, इसरो एक किताब दे रहा है, इसरो एक किताब दे रहा है किन लोगों के लिए? तो जो लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इसरो एक किताब ला रहा है। कौन किताब ला रहा है? किताब का नाम फिस्ट, FEAST। किताब का नाम क्या है? फिस्ट। इसरो जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं उनको एक किताब देगा पढ़ने के लिए, फिस्ट। जिनको रुचि है उनको एक पढ़ने के लिए किताब दे रहा है, कोई चीज? फिस्ट। तो एक चीज देखिए, जापान ने जो चंद्रयान में प्रक्षेपित किया है उसके लैंडर का नाम है स्लिम, और जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, और रॉकेट का नाम है HIIA, और उसका इसरो जो साइंस की एक बुक दे रहा है पढ़ने के लिए उसका नाम है फिस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक?